वेल, जनवरी खत्म होने को है और 2 महीने में फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो जाएगा और फिर आएगा वक्त अपने ITR को फाइल करने का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 31 जुलाई इज द लास्ट डेट और उससे पहले हमें अपने ITR को फाइल करना है। अब ऐसे में बहुत लोगों को ये टेंशन होती है कि यार कैसे मैं अपने ITR को फाइल करूं, और बहुत लोग तो प्रोफेशनल्स को भी हायर कर लेते हैं जैसे कि ऑडिटर्स या CA, ताकि वो उनके ITR को फाइल करें। लेकिन आज अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको किसी भी प्रोफेशनल को हायर नहीं करना होगा, उन्हें पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि आप अपने घर पे बैठे बैठे खुद 15 से 20 मिनट में अपना ITR फाइल कर सकते हैं। कैसे जानेंगे प्रैक्टिकली सब कुछ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे 5 इनकम हेड्स होते हैं जिसके अंतर्गत हमें ITR फाइल करना होता है। एक है सैलरी, दूसरा अगर कोई रेंटल इनकम मिल रहा है तो, तीसरा अदर सोर्स ऑफ इनकम, चौथा बिजनेस और पांचवा है आपका कैपिटल गेन्स। अब इसमें से अगर आपका 3 हेड्स ऑफ इनकम भी मिल रहा है अगर आपको, यानी कि अगर आपको सैलरी मिल रही है, अगर आपको रेंटल इनकम मिल रहा है वो भी सिर्फ एक घर से, और साथ ही आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम भी मिल रहे हैं, तब आपको ITR 1 फाइल करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा और क्लैरिफिकेशन के लिए चलिए डायरेक्टली चलते हैं इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां से समझेंगे कि किसको ITR 1 फाइल करना चाहिए और किसको ITR 2 फाइल करना चाहिए। तो अब सीधे चलते हैं वेबसाइट की ओर। तो ये है ऑफिशियल पेज ऑफ incometax.gov.in और ये होम साइट है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं हेल्प के सेक्शन पे, उसे हम क्लिक करेंगे और समझेंगे कि किसे ITR 1 और ITR 2 फाइल करना चाहिए। जैसे आप हेल्प पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू ऑल ऑप्शंस, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे साइड में आपको मिलेगा इंडिविजुअल्स के अंदर सैलरीड इंडिविजुअल्स का ऑप्शन आएगा और सैलरीड इंडिविजुअल्स के अंदर आप क्लिक कर सकते हैं रिटर्न या फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, उस पर क्लिक कर लें। अब जैसे आप वो क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाता है ITR 1 सहज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके साइट पर खुल जाएगी और उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि किस किस को ITR 1 फाइल करनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है सैलरीड या फिर पेंशन मिलने वाले को। तो आज अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं या फिर आपको किसी प्रकार का पेंशन मिल रहा है तब आपको ITR 1 फाइल करना होगा। इसके अलावा अगर आपका 1 हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपको इनकम मिल रही है तो आपको ITR 1 फाइल करना होगा। या फिर अदर सोर्सेज जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट हो सकता है अगर कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे कि अगर आपने FD कराई है या फिर सेविंग्स अकाउंट है एक्सेट्रा, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो अदर सोर्स में आ जाएगा। इसके अलावा फैमिली पेंशन या डिविडेंड्स एक्सेट्रा, ये सारे ही अदर सोर्सेस में आ जाएंगे। और आखिर में अगर आपको एक एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि कृषि से संबंधित कोई इनकम मिल रही है जो 5000 तक है तब आपको ITR 1 फाइल करना है। अगर आपकी इनकम 5000 से ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज़्यादा है, तब आपको ITR 1 फाइल नहीं करना है। अब साथ ही इसके नीचे ये देख लेते हैं कि किस किस को ITR 1 फाइल नहीं करनी है। तो आप जैसे ही इस बॉक्स में देखें, नोट में लिखा है ITR 1 cannot be used by a person who A is a director of the company। तो आज अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तब भी आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है। दूसरा देख सकते हैं has held any unlisted equity shares at a time during the previous year, यानी कि अगर आप किसी ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उसमें इक्विटीज है, जैसे कि बहुत सारे लोग आज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उनका स्टॉक्स अगर आपने खरीदा है तो भी आपको ITR 1 फाइल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई एसेट है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर आपका कोई एसेट है उससे आपको इनकम मिल रही है तब भी आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है। हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, तब भी आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है। साथ ही आप देख सकते हैं एज अ पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑन टैक्स हैज बीन डिफर्ड ऑन ESOPs। अगर आप आज एक ऐसे कंपनी में काम करते हैं जिसका ESOP आपको मिलता है और उस कंपनी ने ऐसा डिफर कर दिया आपका टैक्स पेमेंट या फिर कोई भी ऐसा पेमेंट या फिर डिडक्ट कर दिया है या डिफर कर दिया है, तब ऐसे केस में भी आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है।
और लास्टली हु हैज बॉट और फॉरवर्ड लॉस और लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। अगर आपका कोई भी ऐसा लॉस चल रहा है, आपने फॉरवर्ड कर दिया है, तब भी आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है। तो यह था कि किन किन को ITR 1 फाइल करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको साथ ही बता दूं, अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशनल हैं या फिर आपको एक कैपिटल गेन मिलता है तो इन दैट केस आपको ITR 2 फाइल करना होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ITR 3 और ITR 4 फॉर्म्स भी मिलते हैं जो आपको फिल करने होंगे। तो क्योंकि इस वीडियो में हम मेनली फोकस कर रहे हैं कि कैसे एक सैलरीड इंडिविजुअल ITR 1 फाइल कर सकता है, तो हम इन डिटेल इसी के बारे में समझेंगे और हम ITR 2, ITR 3, ITR 4 को अभी के लिए साइड में रख देते हैं। तो आप समझते हैं इन डिटेल कि कैसे आप ITR 1 एज सैलरीड इंडिविजुअल आप भर सकते हैं और अपना ITR फाइल कर सकते हैं। वापस चलते हैं अपने साइट पर, अपने वेबसाइट पर और देखते हैं कि कैसे ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए हैं इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि आप अपने ITR को फाइल करें, यहाँ पर मैंडेटरी ये है कि आप सबसे पहले अपने अकाउंट को रजिस्टर करें। अपने अकाउंट को रजिस्टर करने के लिए आपको थोड़े बेसिक इन्फॉर्मेशंस डालने होंगे, जैसे कि आपका नाम, पता, पिन, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ये सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं आपकी, उसे आपको डालनी होंगी और अपने मोबाइल नंबर और अपने ईमेल आईडी को बहुत अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लीजिएगा ताकि आपको करेक्ट OTP आ जाए आपके करेक्ट ईमेल आईडी और साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर। जब आपको एक OTP आ जाएगा और जब वो OTP आप एंटर कर देंगे, तब सक्सेसफुली आप अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। और जब आप अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लें, उसके बाद ही आप अपने ITR को फाइलिंग कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं इस साइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन ऑप्शन दिया गया हुआ है। अगर वो साइट पे आप जाएंगे ऑफिशियल साइट पे, तो ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे तो अब हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लॉगिन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर और या फिर अपना आधार नंबर एंटर करना होगा एज योर लॉगिन आईडी और यूजर आईडी। जब भी आप अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तब उस मेल में ही आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका यूजर आईडी या लॉगिन आईडी क्या होता है। यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड यहाँ एंटर कर दूंगी लॉगिन करने के लिए एंड देन कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा फर्स्ट सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो जब आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर किया होता है, तभी आपको एक एक्सेस मैसेज भी दिखाया जाता है, तो उसी को यहाँ पे आपको एंटर करना है एंड उसके नीचे आपको बताया जाता है कि प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो जो भी आपका एक्सेस मैसेज है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। फिर उसके नीचे आपको एंटर पासवर्ड फॉर योर फाइल अकाउंट। तो जो भी पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। अब जैसे ही आप एंटर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल खुल जाएगा और लेफ्ट साइड में आप अपने बेसिक डिटेल्स को देख सकते हैं, फोन नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। जो भी है वो आपको क्रॉस चेक करना होगा। अगर कोई अपडेट या कुछ चेंज करना है, एडिट करना है, तो आप वापस जाके एडिट कर सकते हैं। वहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना है अगर आपको कुछ भी, तो अपडेट कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे फाइल नाउ पर। जैसे आप फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा आपका असेसमेंट ईयर। तो अभी हम करते हैं 2022-23 करेंट असेसमेंट ईयर और सेलेक्ट द मोड ऑफ फाइलिंग, ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्योंकि अब हमें ऑनलाइन करना है तो हम ऑनलाइन को सेलेक्ट करेंगे और ये रेकमेंडेड भी है। फिर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिज्यूम फाइलिंग करके एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि IT डिपार्टमेंट के पास कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो वो अपडेट कर देते हैं। तो पहले मैंने ऑलरेडी कुछ अपडेट किया था यहाँ पे फाइल, तो ये रिज्यूम अपडेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। अब क्योंकि हम एक नए तरीके से वापस एक फाइल कर रहे हैं, ITR फाइल कर रहे हैं, तो अब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर, जो आप नीचे देख सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आपके साइड पे खुल जाएगा। सबसे पहले प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। ये ऑप्शन, उसके अंदर आपको मिलेगा इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली या फिर अदर्स। तो अभी हम क्लिक करते हैं इंडिविजुअल्स पर। ये क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपको एक रीडायरेक्ट करेंगे एक पेज पे जो लिखता है यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। फिर आपको सेलेक्ट करना है कौन से ITR फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरा वीडियो इज अबाउट ITR 1, तो हम ITR 1 को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको इन केस नहीं पता है कि कौन सा ITR आपको फाइल करना चाहिए, ITR 1, 2, 3 या 4, आपको फिर भी ऐसा कंफ्यूजन है, तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है प्रोसीड। यू कैन हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फिल। तो वहाँ पे वापस आपको ये बताया जाएगा कि कौन से ITR
को आपको फाइल करना है। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, या फिर कौन से पर्टिकुलर आईटीआर को आपको फाइल करना है, तो वापस आपको वो बता देगा। तो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम समझ गए हैं कि किन किन को ITR 1 फाइल करना चाहिए, अभी हम प्रोसीड करते हैं। तो हम क्लिक करेंगे प्रोसीड विथ ITR 1 पर। जैसे आप ये करते हैं, फिर आएगा आपका 3 मेन स्टेप्स हैं टू फाइल योर ITR 1। ये 3 मेन स्टेप है। वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, सेकेंड इज कंफर्म योर रिटर्न समरी, एंड थर्ड वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। अब मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें ही आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो ये एक मेजर चंक है जो आपको कंप्लीट करना है इन ऑर्डर टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो अब क्लिक करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड पर। जैसे आप वो क्लिक करते हैं, देन यू आर रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज, जहां पर आपको पूछेगा कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। किस कारणवश आप ये ITR फाइल कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वैलिडेट रिटर्न, इसके अंदर 5 मेन स्टेप्स आ जाते हैं। तो इन 5 मेन स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ों को आपको फिल करनी होगी। और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को आपको डालने हैं। तो जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें, तो सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोफाइल। तो प्रोफाइल हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्री फिल कर दिया है, तो इसे आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके नीचे आता है कॉन्टैक्ट, वो भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए इफ देयर इज एनी अपडेट। अगर आपको एडिट भी करना तो आप तुरंत वहाँ एडिट कर सकते हैं। फिर जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर अगर आप PSU में काम करते हैं, या फिर अगर आप किसी भी प्रकार के पेंशनर हैं, PSU में काम करते हैं, या अदर पेंशनर्स के कैटेगरी में भी आते हैं, जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसका ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं इन सारे ही कैटेगरीज में बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मैं अदर्स को क्लिक करके प्रोसीड करूँगी। अब जैसे ही वो कर देते हैं, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके स्क्रीन पर दिखेगा फाइलिंग सेक्शन। अब फाइलिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले आएगा फील्ड अंडर सेक्शन, उस पर क्लिक करना है और उसके नीचे आपको करना है 139(1). दिस इज रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट। यानी कि अगर आप अपना ITR ड्यू डेट के दिन या फिर उससे पहले फाइल कर रहे हैं, तो आपको उस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसके नीचे है फाइल्ड एंड रिस्पॉन्स टू अ नोटिस। अगर आपको कोई किसी तरह का नोटिस आया है IT डिपार्टमेंट से और उसके रिस्पॉन्स में अगर आप अपने ITR को फाइल कर रहे हैं, तो उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। क्योंकि ये हम अभी ITR फाइल कर रहे हैं, वो भी ड्यू डेट से पहले, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे ही टिके रहेंगे। अब उसके नीचे आप देख सकते हैं, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC। तो यहाँ पे आपको ये चूज करना होगा कि क्या आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया हुआ है या फिर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत ज़्यादा अंतर है। न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे टैक्स स्लैब्स लाए गए हैं, लोअर टैक्स स्लैब्स, और इन्वेस्टमेंट पे यहाँ उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर आपका सैलरी 5 लाख से ज़्यादा है, तब 5 लाख से अंदर जितना आपका सैलरी है उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और साथ ही इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैं कोई न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर रही हूँ, तो आई विल क्लिक ऑन नो। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं या उसको आपने ऑप्ट किया हुआ है, तब आप यस पे क्लिक कीजिए। अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और फिर आपका आता है बैंक डिटेल्स। अगर अभी तक आपने बैंक डिटेल्स नहीं डाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल दीजिए, और अगर कोई चेंजेस होंगे तो यहाँ भी आप जाकर एडिट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट को आप ज़रूर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि अगर कोई इन फ्यूचर रिटर्न्स आपको मिलता है या फिर कोई रिफंड आपके नाम पे आता है, तो एटलीस्ट उस बैंक अकाउंट में आपका रिफंड अमाउंट आ जाए डायरेक्टली। और अगर आपको कुछ और भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना हो, तो वो ऑप्शन भी आपको दिया गया है, यू कैन ऐड अ बैंक अकाउंट। फिर अब नीचे आ जाते हैं कंटिन्यू पर। तो अब हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया है, तो वहाँ पे कंफर्म करके आ रहा है, हमने सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डाल दिए हैं। अब आता है सेकंड स्टेप, जहाँ पर हमें बताना है ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। अब ग्रॉस टोटल इनकम में आपको बता दूं, आप अपने फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS को रेफर कर सकते हैं अगर आपको ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में इन डिटेल पता करना है। तो अब इसे थोड़ा क्लिक कर समझ लेते हैं। तो जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम को दबाएंगे, मतलब क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन भी यस और नो में उत्तर देने होंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। तो आपको ये क्वेश्चन है सारा देखना होगा, उसे फिल करना होगा। अगर आप
एलिजिबल हैं किसी भी क्लेम्स के लिए, किसी भी डिडक्शन के लिए, आप उसका उत्तर यस और नो में दे सकते हैं। तो अभी इस केस में मेरा नो है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कंपनी आज HRA नहीं दे रही है तब ये डिडक्शन या क्लेम आप कर सकते हैं, और अगर दे रही है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। फिर अगला आता है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ LTA यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस, यहाँ भी मेरा आंसर नो है। और लास्टली, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, नो। फिर ये क्वेश्चनर फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर आता है दूसरा पार्ट जहाँ पे हमको अपने इनकम सोर्स डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ग्रॉस सैलरी डाल दी है, हमने एग्जेम्पशंस भी बता दिया है कि कितने एग्जेम्पशंस अलाउंस मिलते हैं हमको, और नेट सैलरी कितनी है, डिडक्शंस कितने हैं अंडर सेक्शन 16, और साथ ही हमारा इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज कितने होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस सैलरी है वो 5 लाख से ज़्यादा है। तो अगर आपको देखना है कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस आपको फिर भी मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं अपने फॉर्म 26AS को, या फिर फॉर्म 16 को भी आप रेफर करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितना सैलरी आपको मिल रहा है आपके कंपनी की तरफ से और कितने डिडक्शंस उन्होंने आपको दिए हुए हैं। तो क्योंकि अभी हमने देखा कि ग्रॉस टोटल इनकम में 5 लाख से ज़्यादा था और हमको डिडक्शंस मिले हैं 50,000 रुपए के, तो अब हमारा इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज में आ जाता है टोटल 4,93,900 रुपीज़ का। हमको मिला है 50,000 का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कुछ भी मिल रही है, जनरेट हो रही है, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो अभी मैं थोड़े यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डाल देती हूँ, जितने भी आपको मिल रहे हैं आपको उधर डालना होगा। तो जैसे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डाल देते हैं, उसके बाद वो डिटेल्स फिल करने के बाद आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, जैसे कि FD में आपने इन्वेस्ट किया उससे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, या फिर सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो भी ऐसे इंटरेस्ट हैं वो अदर सोर्स में आ जाएंगे। तो जो भी आपका ऐसा अदर सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। फिलहाल के लिए हमारा कोई भी ऐसा अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको कंफर्म करना होगा, जितना भी आपका ग्रॉस टोटल इनकम है वो कंफर्म करना होगा। तो अब हमने सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम जो है उतने सारे हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया है कि कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास और कहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। अब आता है थर्ड स्टेप जो है टोटल डिडक्शन। तो आज अगर कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं आप, कोई बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर आपको टैक्स डिडक्शंस या फिर टैक्स रिबेट मिलता है। तो अब इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चनर्स फिल करने होंगे और येस और नो में आपको आंसर देना है। यहाँ पर भी आपको यही पूछेगा कि क्या आप एलिजिबल हैं ये क्लेम या डिडक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशंस पे। तो आज अगर कोई भी आप रजिस्टर्ड NGO को डोनेट करते हैं या फिर ऐसे जगह डोनेट करते हैं जो टैक्सेबल नहीं है जो इनकम, तो यहाँ पे आप यस में उत्तर दे सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम, यस और नो। तो हम यहाँ पे नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होगा, नो होगा। अगला है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशंस पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर ऐसे को भी कोई डोनेशन की हैं आपने तो भी आप येस और नो में उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। अभी 80GG में आपको बता दूं, अगर आपका कंपनी आज HRA नहीं देता है तो ये क्लेम आप कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे डालना होगा, अगर आपकी कंपनी हाउस रेंट अलाउंस देती है या नहीं, उस हिसाब से आपको यस और नो में आंसर देना होगा। यहाँ पे अगर वापस नो होगा मेरा आंसर। और फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। ये 80C में आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑफ IT एक्ट, जहाँ पर आपको अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जैसे कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस भरा है, प्रीमियम भरा है, या फिर अगर आपने कोई होम लोन लिया है और इसका प्रिंसिपल भर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो उस पर आपको टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं। या फिर अगर कोई आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर EPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अगर अपनी बच्ची के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूलिप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट आपको इन अ ईयर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शंस मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
सेक्शन है जहाँ पे आप टैक्स मेजरली अपना टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ पे आपको यस और नो में उत्तर देना होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन जो है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80CC-D2। ये बेसिकली है अगर आपने कोई एनपीएस में इन्वेस्ट किया है तो। अब अगला क्वेश्चन है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। पे अगर आपने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस भरा है या फिर हेल्थ प्लान में कोई इन्वेस्ट किया है तब आप ये क्लेम कर सकते हैं। तो ये अंडर सेक्शन 80D है, तो इसे हम यस करेंगे। अगला है, इफ यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स टुवर्ड्स लोन टेकन फॉर योर एजुकेशन। अगर आप अपने पढ़ाई के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया है और उस पर आप प्रिंसिपल या इंटरेस्ट भर रहे हैं तब भी आप टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। अगला है, एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट। ये भी आप ले सकते हैं। और लास्टली, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस, तो नो। ये सारे क्वेश्चनर भरने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप अगर एक सेक्शन पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपको सारी उसकी बेसिक डिटेल्स भी देनी होगी। अगर आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भर रहे हैं तो वो भी एक सेपरेट आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो अब हमने देख लिया है कि टोटल डिडक्शंस जो हैं वो कैसे आप फिल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रिबेट्स, टैक्स रिबेट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, डिडक्शंस मिल सकते हैं। और अगर आप कोई प्रीमियम भर रहे हैं तो उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा सेपरेटली। अब आता है अगला स्टेप जो है टैक्स पेड, यानी कि अगर प्रीवियस ईयर जो भी टैक्स भरा है आपने या फिर आपके सैलरी से, ग्रॉस इनकम से जो भी आपके कंपनी ने काटे हैं पैसे, टीडीएस वगैरह जो भी काटे हैं, तो इस कॉलम में आपको वो देखने को मिलेगा। तो अब हम क्लिक करते हैं टैक्स पेड पर। तो क्योंकि हमारा कोई टीडीएस कटा ही नहीं है तो यहाँ पे सारा अमाउंट जो है वो आ रहा है 000। तो अगर आपका कोई टैक्स कटा है या फिर कोई अमाउंट कटा है टैक्स के लिए तो वो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन इस पर आ जाएगी। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको तो फिर से आप अपने फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS को रेफर कर सकते हैं फॉर एनी कंफ्यूजन। फिर हमको कंफर्म करना है और फिर नेक्स्ट में आ जाना है। तो अब हमने देख लिए हैं 4 स्टेप्स। अब आता है 5वां और आखिरी स्टेप जो है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि कितने टैक्स लाइबल हैं आप, मतलब कितना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो अब इस ऑप्शन को भी क्लिक कर देख लेते हैं। तो जैसे आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको साइट पे दिखाएगा वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स। तो सबसे पहले वहाँ पे दिखाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, वहाँ पे दिख जाएगा कितना है आपका टोटल ग्रॉस इनकम। फिर टोटल डिडक्शंस, कितने डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इंश्योरेंस का डाला था तो वो हमको डिडक्शंस मिल गया है, तो वो माइनस में आएगा आपका अमाउंट जो भी डिडक्शंस आपको मिलते हैं। अब फिर टोटल इनकम आपको दिखाएगा, यानी कि आपका ग्रॉस इनकम माइनस जितने भी टैक्स डिडक्शंस आपको मिलते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है उसके तहत अगर आपको कोई डिडक्शन मिलते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। और फिर लास्ट में आपका टोटल इनकम दिखाएगा, तो उस टोटल इनकम पे आपको टैक्स भरना या नहीं भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये इनकम 5 लाख से अंदर है तो कोई टैक्स यहाँ पे नहीं भरना पड़ेगा। वहीं अगर 5 लाख से ज़्यादा होती तो आपको एज पर योर टैक्स स्लैब आपको टैक्स भरना पड़ता। वहीं नीचे आ जाते हैं और थोड़ा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो अगर हम पहले वाले टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम को हम फॉलो करते हैं, तो 5% का टैक्स स्लैब हमको पे करना पड़ता जो था 12,500 का। अब क्योंकि ये जो अमाउंट है वो 12,500 से कम है तो हमको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, वापस ये सारा कंफर्मेशन होने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आता है अगला स्टेप जहाँ पे ये बोलता है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0। अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, अगर लेट्स से आपका टैक्स स्लैब ज़्यादा आता है और आपको अपनी तरफ से टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा आपको कि कितना अमाउंट का आपको टैक्स भरना है। फिर वापस आपको कंफर्म करना है ये सब और प्लीज़ रिव्यू रिटर्न पर आना है। अब जैसे आप रिव्यू रिटर्न पे जाते हैं कि आपकी डिटेल्स वापस यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा और आपको ये सब वापस से क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। और ये सब कंफर्मेशन के बाद आपको फिर जाना है प्रोसीड टू प्रीव्यू पर। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपकी ITR फाइल हो गई है, ITR 1 फाइल हो चुकी है। यहाँ पर वापस आपको सारे ही अपने पर्सनल डिटेल्स है जो भी आपने अभी तक फिल किया है उसे वापस क्रॉस चेक करना है कि कहीं कोई ऊंच नीच नहीं हो, कोई गड़बड़ आपने नहीं की हो विद द नंबर्स या फिर कोई भी। तो वापस आपको सब कुछ एक बार क्रॉस चेक करना है, इस पूरे फाइल को वापस देखना है कि कितना इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, कितना आपको छूट मिला है, कितना आपको पे करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। फिर आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू वैलिडेशन पर। जैसे आप करते हैं तो वैलिडेशन सक्सेसफुल करके एक मैसेज आता है वहाँ पे आपके स्क्रीन पर। फिर आपको प्रोसीड करना है फॉर वेरिफिकेशन, वो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 3 तरह के वेरिफिकेशन यहाँ पे आ जाएंगे।
ई वेरिफिकेशन नाउ। अब यहाँ पे ये ज़्यादा रेकमेंडेड है क्योंकि अगर आप आज आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल फ़ोन से लिंक्ड है तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा फॉर द वेरिफिकेशन। या फिर अगर आप दूसरे ऑप्शन को भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा। पर अगर आपका फ़ोन नंबर और आपका आधार कार्ड लिंक्ड है तो यही रेकमेंडेड है कि आप ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें। और अगर आपको लेटर ऑन देखना है, वेरीफाई करना है, तो आपको ई वेरीफाई लेटर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। बट रेकमेंडेड यही है कि आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। वो क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप वो क्लिक करते हैं फिर आप रीडायरेक्ट होते हैं दूसरे पेज पे, जहाँ पे वो कहता है हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। तो मैं अब फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करूंगी, जो है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो अगर आपका भी आधार नंबर और मोबाइल नंबर कनेक्टेड है, लिंक्ड है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू। अब जब कंटिन्यू कर देंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, एक OTP आएगा और उसे आप एंटर करके कंफर्म कर सकते हैं। तो यही था पूरा प्रोसीजर कि कैसे आप अपने ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अभी तक अगर आपने अपना ITR फाइल नहीं किया है या फिर आप किसी ऑडिटर या CA के चक्कर में बैठे हुए हैं कि वो आपका ITR फाइल कर देंगे, तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए और तो तुरंत अपने ITR 1 को फाइल कीजिए और कोई भी पेनाल्टी मत भरिए अपने लेट फाइलिंग पर। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि ये टैक्स फाइलिंग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, या फिर कोई भी पर्सनल फाइनेंस मैटर्स के बारे में आपको एक्सपर्ट बनना है, तो जल्द से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप आपको बहुत सारी जानकारी देता है, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।